नमस्कार। NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम PDS अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रक्रिया समझेंगे। लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करने के बाद हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS आइकन पर क्लिक करेंगे। हम PDS की स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इसमें हमने प्री माइग्रेशन के जरिए शॉप मास्टर, आपूर्तिकर्तावार और उत्पादवार स्टॉक से संबंधित विवरण कैप्चर किए हैं। यदि किसी समिति के पास पहले से PDS का काम नहीं हो तो उसे जोड़ने के लिए पहले PDS को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी। साथ ही यदि कोई दुकान शामिल करनी है तो उसे भी कॉन्फ़िगरेशन में शामिल करना होगा। दुकान को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्क्रीन की दाईं ओर ऊपर स्थित कॉन्फ़िगर आइकन पर क्लिक करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकल्प पर जाएं और शॉप मास्टर पर क्लिक करें। शॉप मास्टर की स्क्रीन खुलेगी। यदि पहले से कोई दुकान या दुकानें हैं तो दुकानों की सूची दिखेगी। नई दुकान जोड़ने के लिए दाहिनी ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करें। दुकान जोड़ने का विकल्प खुलेगा। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सबसे पहले दुकान का नाम भरें। अंग्रेजी में नाम भरने पर क्षेत्रीय भाषा वाले फील्ड में क्षेत्रीय भाषा में नाम आ जाएगा। उसे आवश्यकता के अनुसार संशोधित करना पड़ सकता है। अब दुकान का संक्षिप्त नाम भरें। गोदाम या दुकान का पता भरें। दुकान की अवस्थिति यानी लोकेशन का चयन करें। क्या दुकान खरीद केंद्र यानी परचेज पॉइंट भी है? विकल्प से यथास्थिति हाँ या नहीं चुनें। भंडारण क्षमता टन में चुनें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर दुकान सूची में शामिल दिख जाएगी। संबंधित दुकान की पंक्ति में असाइन नहीं होने का संदेश लाल रंग में दिखेगा। गतिविधि चुने वाले कॉलम में चुने पर क्लिक करने पर दो विकल्प आएंगे, जिनमें से असाइन करें या सेल्समैन नियुक्त करें पर क्लिक करें और सेल्स पर्सन ID के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेन्यू से बिक्री कार्मिक का चयन करें। बिक्री कार्मिक का फ़ोन नंबर भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा और बिक्री कार्मिक असाइन हो जाएगा। ओके पर क्लिक करें। अब हम इकाई मास्टर यानी यूनिट मास्टर के कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया समझेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जाकर इकाई मास्टर पर क्लिक करें। इकाई मास्टर का स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों का विवरण होगा। जो इकाई पहले से मौजूद नहीं है और उसकी आवश्यकता है उसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए दाहिनी तरफ स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। पॉपअप में इकाई जोड़ें पर क्लिक करें। मूल इकाई चुनें। उदाहरण के लिए हम किलोग्राम चुन लेते हैं। अब हम समतुल्य आधार इकाई अर्थात इक्विवेलेंट बेस यूनिट की मात्रा या संख्या भरेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमें 50 किलो की आधार इकाई में खरीद बिक्री करनी है तो हम यहाँ 50 भरेंगे। इकाई के नाम में स्वतः आधार इकाई आ जाएगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। इकाई जुड़ जाएगी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन से आइटम मास्टर परिभाषा अर्थात आइटम मास्टर डेफिनेशन पर क्लिक करेंगे। पहले से जुड़ी हुई मदें मास्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी। यदि कोई नई मद जोड़नी है तो हम दाहिनी ओर स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम मद का नाम भरेंगे। लाल स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा में स्वतः आने वाले नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। आधार इकाई चुनें। इकाई चुनें। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इसके साथ ही आइटम यानी मद कॉन्फ़िगर हो जाएगी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक कर
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जाते हुए आइटम मास्टर पर क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन खुलेगी। दाहिनी ओर स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर जो मद जोड़ी गई है वह स्वतः प्रदर्शित होगी। बाईं ओर स्थित संबंधित चेकबॉक्स को टिक करें। दशमलव मान भरें। आप चाहें तो दशमलव मान को 5 अंकों तक का कर सकते हैं। आरंभिक तिथि भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। असाइन किया गया आइटम नीचे दिखेगा। असाइन करने की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होगी। अब हम बिक्री दर को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से होते हुए बिक्री दर पर जाएंगे। क्लिक करने पर हमें संपूर्ण बिक्री दर का विवरण दिखेगा। नई बिक्री दर निर्धारित करने के लिए दाईं ओर प्लस के निशान पर क्लिक करें। मद का नाम चुनें। इकाई का नाम अपने आप आएगा। वर्तमान दर रुपए में भरें। प्रभावी तिथि भरें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। बिक्री दर कॉन्फ़िगर हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जाकर हम आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी के लिए यदि पहले से आपूर्तिकर्ता हैं तो आपूर्तिकर्ताओं की सूची दिखेगी। प्लस पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपूर्तिकर्ता का नाम भरते हैं। क्षेत्रीय भाषा में स्वतः प्रदर्शित नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। आपूर्तिकर्ता का पता भरें। राज्य चुनें। जिला चुनें। मंडल या तहसील चुनें। गांव चुनें। आपूर्तिकर्ता का पिन कोड नंबर भरें और फ़ोन नंबर भरें। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। आइए अब हम पीडीएस मापदंड अर्थात पैरामीटर सेट करने की प्रक्रिया समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली होते हुए हम मापदंड यानी पैरामीटर स्क्रीन पर जाएंगे। संबंधित गोदाम या दुकान का नाम चुनें और संशोधित करें पर क्लिक करें। इसमें सभी फील्ड जरूरत के अनुसार भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। मापदंड सफलतापूर्वक सेट हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से पीडीएस में जाकर हम पीडीएस जीएसटी मास्टर स्क्रीन पर जाएंगे। यदि पहले से किसी मद का जीएसटी मास्टर जोड़ा गया है तो उनकी सूची दिखेगी। नई मद का जीएसटी जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। बाईं ओर स्थित संबंधित चेकबॉक्स को टिक करें। जीएसटी का विवरण भरें। प्रभावी तिथि भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगर की गई मदों का जीएसटी विवरण नीचे दिखेगा। पीडीएस जीएसटी मास्टर करने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हुई। अब हम पीडीएस लेन देन की प्रक्रिया के अंतर्गत डीडी तैयार करने और रद्द करने की प्रक्रिया समझेंगे। ईआरपी डैशबोर्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर डीडी तैयार रद्द करें आइकन पर क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन खुलेगी। पहले तैयार डीडी की सूची दिखेगी। नया डीडी तैयार करने के लिए प्लस आइकन में क्लिक करेंगे। पॉपअप में डीडी नंबर भरें। डीडी के सभी विवरण भरें। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। यदि पहले से बना कोई डीडी रद्द करना है तो उसके सामने संपादित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में डीडी का विवरण आएगा। रद्द करने का विवरण भरें। रद्द करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। आइए अब खरीद अर्थात परचेज की प्रक्रिया समझते हैं। खरीद आइकन पर क्लिक कर खरीद मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले भुगतान का तरीका चुनेंगे। भुगतान के 2 तरीके हैं, नकद और क्रेडिट यानी उधार। यदि नकद भुगतान है तो नकद चुनें, अन्यथा क्रेडिट को चुनें।
पहले हम नकद की प्रक्रिया समझते हैं। भुगतान के तरीके में नकद चुनें, आपूर्तिकर्ता का नाम चुनें, नकद शेष राशि अपने आप आएगी। आवश्यक हो तो अभियुक्त के अंतर्गत टिप्पणी भरें। यदि कोई अन्य प्रभार हैं तो अन्य प्रभार बटन पर क्लिक करके भरें। मत जोड़ने वाले भाग में दाहिनी ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें। मद का नाम चुनें। यदि पहले से उपलब्ध मात्रा होगी तो दिखेगी। खरीद की मात्रा भरें। दर में टैक्स से पहले की कुल राशि प्रति इकाई दर के अनुसार भरनी है। राशि के अंतर्गत कुल राशि अपने आप आएगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। खरीद का पृष्ठ दिखेगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश पॉपअप में आएगा। ओके पर क्लिक करें। वाउचर एफएस में पास होने के लिए तैयार है। इस तरह नकद खरीद संबंधी प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम उधार अर्थात क्रेडिट पर खरीद की प्रक्रिया समझेंगे। भुगतान के तरीके में उधार चुनें। बैच निर्माण का पॉपअप खुलेगा। नया बैच जोड़ें पर क्लिक करें। आपूर्तिकर्ता का नाम चुनें। डीडी नंबर चुनें। डीडी की राशि अपने आप आएगी। आवश्यक हो तो अभियुक्त के अंतर्गत टिप्पणी भरें। यदि कोई अन्य प्रभार हैं तो अन्य प्रभार बटन पर क्लिक करके भरें। मत जोड़ने वाले भाग में दाहिनी ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें। मत का नाम चुनें। यदि पहले से उपलब्ध मात्रा होगी तो दिखेगी। खरीद की मात्रा भरें। दर में टैक्स से पहले की कुल राशि प्रति इकाई दर के अनुसार भरनी है। राशि के अंतर्गत कुल राशि अपने आप आएगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। खरीद का पृष्ठ दिखेगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। वाउचर एफएस में पास होने के लिए तैयार है। इस तरह उधार पर खरीद संबंधी प्रक्रिया पूरी होती है। आइए अब पीडीएस के अंतर्गत बिक्री अर्थात सेल्स की प्रक्रिया समझें। बिक्री आइकन पर क्लिक करें। बिक्री विवरण अपने आप दिखेगा। मद विवरण वाले भाग में दाहिनी ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें। मद का नाम चुनें। यदि पहले से उपलब्ध मात्रा होगी तो दिखेगी। बिक्री की मात्रा भरें। एक से ज़्यादा बिक्री मद है तो जोड़ने के लिए फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं, और यदि किसी जोड़ी गई बिक्री मद को हटाना है तो उसके सामने हटाएं अर्थात डिलीट पर क्लिक करके हम उसे हटा सकते हैं। भुगतान की जानकारी वाले भाग में वाउचर का प्रकार चुनें। अंतरण वाउचर की प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी के लिए नकद चुनते हैं। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। बिक्री विवरण का पृष्ठ दिखेगा। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। वाउचर एफएस में पास होने के लिए तैयार है। इस तरह बिक्री संबंधी कार्य पूरा हुआ। अब हम स्टॉक के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए हम क्षतिग्रस्तता आइकन पर क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन खुलेगी। यदि गोदामों की संख्या एक से ज़्यादा है तो संबंधित गोदाम का चयन करने के लिए ऊपर दाईं ओर स्थित वर्तमान दुकान के आइकन से चुन सकते हैं। मत जोड़ने के लिए दाईं ओर स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करने पर एक पंक्ति खुलेगी। मद का नाम चुनें। इकाइयों में उपलब्ध मात्रा और दर स्वतः प्रदर्शित होंगी। अब हम इसी पंक्ति में क्षतिग्रस्त मात्रा को इकाइयों में दर्ज करेंगे। कीबोर्ड पर टैब की को क्लिक करने पर क्षतिग्रस्त मदों की राशि प्रदर्शित हो जाएगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वर्तमान स्टॉक अपडेट हो जाएगा। यदि समिति के पास एक से ज़्यादा गोदाम हैं तो एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक के अंतरण अर्थात ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए दाईं ओर स्थित जावक अर्थात आउटवर्ड टैब पर क्लिक करेंगे। जावक पृष्ठ खुलेगा जिसमें हमें उस गोदाम का चयन करना है जहां स्टॉक जा रहा है। फिर नीचे दाईं ओर स्थित प्लस चिह्न पर क्लिक करने पर एक पंक्ति खुलेगी जिसमें पहले मद का चयन करना है। मद की इकाई का नाम, उपलब्ध मात्रा और इकाई दर स्वतः प्रदर्शित होंगे। बी कॉलम में इकाइयों की मात्रा निर्दिष्ट करनी है।
यदि कोई अतिरिक्त मार्जिन प्रभावित करना है तो उसे सी यानी अतिरिक्त मार्जिन में दर्ज करें। आगे गोदाम के खर्चे से संबंधित टिप्पणी दर्ज करें। मात्रा के अनुसार कुल परिगणित राशि स्वतः आ जाएगी। इसी प्रकार जावक की अन्य मदें यदि हैं तो जोड़ी जाएंगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। अब आवक यानी इनवर्ड की प्रक्रिया के अंतर्गत जिस गोदाम को स्टॉक भेजा जा रहा है उसका असाइनी लॉगिन करके बाईं ओर स्थित पीडीएस टैब से इनवर्ड को चुनेगा। यहाँ उसे गोदाम का चयन करना है जहाँ से स्टॉक स्थानांतरित होकर आ रहा है। देखें पर क्लिक करने पर जावक में दर्ज किए गए विवरण के अनुसार जानकारी प्रदर्शित होगी। पंक्ति के पहले स्थित चेकबॉक्स को टिक करेंगे और फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार दोनों गोदामों में स्टॉक अद्यतन हो जाएगा। स्क्रीन पर दाईं ओर ऊपर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करने पर हम पीडीएस से संबंधित रिपोर्टें जनरेट कर सकते हैं। यह रिपोर्टिंग 3 श्रेणियों में विभाजित है। अन्य रिपोर्टें, CAS के अंतर्गत रिपोर्टें और MIS के अंतर्गत रिपोर्टें। आइए उदाहरण के रूप में कुछ रिपोर्टें देखते हैं। अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत हम स्टॉक रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, गोदाम का चयन करेंगे, रिपोर्ट कब से कब तक की चाहिए उसके हिसाब से और तक तिथियां डालेंगे। देखें पर क्लिक करने पर संबंधित अवधि का स्टॉक रजिस्टर प्रदर्शित होगा। रिपोर्ट को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत ही स्टॉक मूल्यांकन रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकती है। स्टॉक मूल्यांकन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, गोदाम का चयन करेंगे, तिथियों का चयन कर रिपोर्ट की अवधि निर्धारित करेंगे। देखें पर क्लिक करने पर मानदंडों के आधार पर रिपोर्ट जनरेट होगी। रिपोर्ट को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार पीडीएस से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।